दोस्तों, बिहार में बीते कुछ समय में राजनीतिक उठापटक के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के सेंटर में जमे हुए हैं। आप नीतीश कुमार की पैठ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 22 साल के दौरान उन्होंने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। और तो और बीच के कुछ सालों को हटा दें तो 2005 से अब तक नीतीश कुमार ही बिहार की सत्ता के सबसे टॉप पर बैठे हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि देश की राजनीति के लिए सबसे जरूरी राज्य बिहार में नीतीश कुमार के इन 22 साल के सफर से क्या बदलाव आया है उसे समझा जाए। आइए आज एनालिसिस करते हैं बिहार का। तो दोस्तों, पिछले 15 से 17 साल के दौरान बिहार के आर्थिक हालात कैसे रहे, ये जानने से पहले बैकग्राउंड की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आजादी के बाद 1951 में जब देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू हो रही थी, उस समय बिहार भारत के उद्योग जगत की रीढ़ था। धीरे धीरे हालात बदले और साथ में बिहार भी बदला। जहां देश के बाकी राज्यों ने तरक्की की ट्रेन पकड़ी, वहीं बिहार की गाड़ी बैक गियर में दौड़ने लगी। अपराध का बोलबाला, नरसंहारों का दौर और नक्सलवाद के कारण बिहार से उद्योगों और व्यापार का पलायन हुआ। रही सही कसर 2000 में झारखंड के विभाजन ने पूरी कर दी। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार की राजनीति में एक टर्म बहुत प्रचलित हुआ था कि अब बिहार के पास सिर्फ 3 चीजें बची हैं: आलू, बालू और लालू। माहौल का सही अनुमान लगाने में इकोनॉमिस्ट का ये कमेंट मददगार साबित हो सकता है। ये 21वीं सदी की शुरुआत यानी सन 2000 के आसपास की बात है। इकोनॉमिस्ट ने उस समय के बिहार को एन एरिया ऑफ डार्कनेस करार दिया था, जिसे नीतीश कुमार समेत भाजपा और बाकी की पार्टियां जंगल राज बताती आई हैं। बहरहाल उसके बाद के 2 दशक बीत चुके हैं और उसके साथ ही स्थितियों में बदलाव आया है, जिसे हम आंकड़ों की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, बिहार के 16वें इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट की बात करें जो 2021-22 में आई है, तो उसके अनुसार राज्य की पर कैपिटा इनकम 2020-21 के दौरान 50,555 रुपए रही। तो वहीं भारत की बात करें तो देश की औसत पर कैपिटा इनकम 2020-21 में 86,659 रुपए थी। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार 33वें पायदान पर है। भारत में आर्थिक तरक्की का तेज दौर 1991 के सुधारों के बाद शुरू हुआ। 1990-91 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2,660 रुपए थी, जबकि पूरे भारत के मामले में यह आंकड़ा 5,365 रुपए का था। यानी लिबरलाइजेशन के समय बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के 49% के बराबर थी। साल 2004-05 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 7,914 रुपए हो पाई, जबकि पूरे देश के मामले में बढ़कर 24,143 रुपए हो गई। यानी 1991 से 2005 के दौरान बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश की तुलना में कम रफ्तार से बढ़ी और राष्ट्रीय औसत के 33% के बराबर रह गई। अब जीडीपी की बात करें तो इस साल पेश बजट के अनुसार बिहार की जीडीपी के 2021-22 में 7,57,026 करोड़ रुपए पर पहुंच जाने का अनुमान है। साल 2017 में जब आखिरी बार नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन थामा था और डबल इंजन की सरकार बनाई थी, उस समय बिहार का स्टेट जीडीपी यानी बिहार जीएसडीपी का साइज करीब 4,21,051 करोड़ रुपए था। इसके बाद 2018-19 में बिहार की जीडीपी ने पहली बार 5 लाख करोड़ रुपए का और 2019-20 में 6 लाख करोड़ रुपए के बाहर निकली। साल 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब राज्य की जीडीपी का साइज महज 78,500 करोड़ रुपए था। तो अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में नीतीश किस तरह से काम कर रहे थे। अब सड़क और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की उपलब्धियों में सड़क और पुल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार बिहार सड़कों की डेंसिटी के मामले में देश में 3रे नंबर पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 219 किलोमीटर लंबी सड़कें, वहीं देश के मामले में एवरेज डेंसिटी 143 किलोमीटर है। इस तरह से देखें तो सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार देश की औसत से काफी आगे है। सड़कों समेत बेसिक स्ट्रक्चर के मामले में नीतीश सरकार के शुरुआती कुछ साल खास तौर पर याद किए जाएंगे। 2005 से 2010 के दौरान यानी नीतीश कुमार के पहले पूरे टेन्योर में राज्य में 23,606 किलोमीटर सड़कें बनाई गई।
1925 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की गई। और तो और मुख्यमंत्री पुल निर्माण योजना के तहत प्रदेश में 1671 पुल बनाए गए और 18,457 नए प्राइमरी स्कूल्स का निर्माण हुआ। 2005 के समय की बात करें तो बिहार में उस समय बुनियादी संरचना के नाम पर खस्ताहाल सड़कें और टूटी इमारतों वाली खंडरनुमा स्कूल ही थे, जिसमें पढ़ाई के नाम पर सिर्फ सन्नाटा था। अब अगर गुड गवर्नेंस की बात करें तो नीतीश कुमार खुद भी सुशासन पर बहुत जोर दे रहे हैं। वो पहली बार मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस के दम पर बन पाए थे। उस समय भाजपा और जदयू गठबंधन ने राज्य के लोगों को जंगल राज से छुटकारा दिलाकर सुशासन देने का वादा किया था। और तो और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से पहले बिहार में कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। बहरहाल बाद में हालात में सुधार आया। 2020-21 के लिए जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में बिहार प्रमुख 18 राज्यों में 15वें स्थान पर और ग्रुप बी के राज्यों में 6ठे स्थान पर था। भारत सरकार के इस इंडेक्स में खराब रैंकिंग के बाद भी बिहार ने कुछ पैमानों पर शानदार परफॉर्म किया था। सरकारी बेसिक स्ट्रक्चर और यूटिलिटी सेक्टर के मामले में बिहार पूरे देश में पहले नंबर पर था। इस सेक्टर में पानी, ग्रामीण सड़क और बिजली जैसी चीजें गिनी जाती हैं। इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन की बात करें तो इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन के मोर्चे पर बिहार में मामूली सुधार ही देखने को मिले हैं। 2005 में बिहार में अर्बनाइजेशन का लेवल महज 5 से 7% के पास था। साल 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहर बनने की रफ्तार थोड़ा सुधर कर 11.3% हुआ था। अभी भी इसमें बहुत सुधार नहीं हुआ है और फिलहाल राज्य में अर्बनाइजेशन का लेवल 15.3% पर है। इसे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 2005 में जिस तरह से शुरुआत की गई उसके लिहाज से ठीक ठाक सुधार है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार जैसे राज्य के लिए बतौर मुख्यमंत्री बाकियों से बहुत बेहतर साबित हुए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें कई मोर्चों पर अपने आप को साबित करने की जिम्मेदारी है। इसीलिए अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो आने वाले समय में वो काफी समय के लिए बिहार की राजनीति में अपनी पैठ बना सकते हैं। लेकिन अगर बिहार और कुछ साल के लिए डेवलप नहीं हुआ तो बदलाव की हवा में नीतीश कुमार कहीं खो भी सकते हैं। खैर, अब जो होगा वो देखने वाला होगा। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।